दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 5, जिसका नाम है बाजार संतुलन। तो इस वीडियो में हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके पास इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि बाजार में वस्तु कीमत निर्धारण हेतु प्रयुक्त बाजार पूर्तिवक्र होता है। तो इसमें आंसर आएगा ब, धनात्मक ढाल वाला। दूसरा सवाल दे रखा है, अतिरेक मांग उत्पन्न होने पर निम्न में से कौन सा कारण है? स, करों में वृद्धि। तीसरा है, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई से कुल निर्गत में जो वृद्धि होती है उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ब, सीमांत उत्पाद। चौथा सवाल है कि निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका आंसर होगा द, बेनहम के द्वारा ने कहा था इस बात। पांचवा सवाल है कि फर्मों के संतुलन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका आंसर होगा एन बराबर क्यू डी अपॉन क्यू डी एफ। छठवां सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में मजदूरी होती है। तो इसका आंसर आएगा मजदूरी बराबर श्रम का सीमांत उत्पाद। सातवां सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में संतुलित कीमत पी बराबर होती है। तो इसका आंसर होगा न्यूनतम औसत लागत के। तो इसमें द दे रखा है, परंतु आंसर आएगा द, न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। आठवां सवाल है, यदि मांग एवं पूर्ति दोनों वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाए तो संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा कमी होगी। नौवां सवाल है, एक बाजार में फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक शर्तें है। तो इसका आंसर होगा ब, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, यानी एम आर बराबर एम सी होनी चाहिए। 10वां सवाल है, बाजार में यदि फर्मों की संख्या स्थिर है तो मांग में वृद्धि होने पर संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा ब, संतुलित कीमत में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके बारे में हमने जाना है। अब हम जानते हैं इस पाठ के जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है उनके बारे में। तो पहला सवाल दे रखा है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में सबहित के उद्देश्य से कार्य करने वाले क्रेता तथा रिक्त स्थान होते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आंसर आएगा विक्रेता। दूसरा सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ बाजार मांग तथा बाजार रिक्त स्थान बराबर होते हैं। तो आंसर आएगा पूर्ति। तीसरा सवाल है कि रिक्त स्थान कीमत से कम कीमत पर उच्चतम निर्धारित कीमत निर्धारण से अधिमांग उत्पन्न होती है। तो इस पर आंसर आएगा संतुलन। चौथा सवाल है, श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति रिक्त स्थान द्वारा की जाती है। तो आंसर आएगा परिवारों द्वारा। जिस कीमत पर संतुलन स्थापित होता है उसे रिक्त स्थान कीमत कहते हैं। तो रिक्त स्थान में आंसर आएगा संतुलन। छठवां सवाल है कि आगत की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग रिक्त स्थान हो जाती है। तो इसमें आंसर आएगा कम। एक व्यक्ति के लिए वस्तु के उपभोग को उच्चतम मात्रा निर्धारण रिक्त स्थान कहलाता है। तो रिक्त स्थान में आंसर आएगा राशनिंग। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और रिक्त स्थान वाले प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ के लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि अदृश्य हाथ की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आंसर आएगा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के समय से ही ये मान्यता चल रही है कि जब भी एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में असंतुलन होता है तो एक अदृश्य शक्ति कीमतों में परिवर्तन कर देती है। इससे पुनः संतुलन बन जाता है। दूसरा सवाल है, यदि बाजार मांग वक्र क्यू डी बराबर 200 माइनस पी तथा संतुलित कीमत पी बराबर 20 हो तो निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में संतुलन मात्रा ज्ञात कीजिए। तो संतुलित मात्रा होती है क्यू डी बराबर 200 माइनस पी
जहाँ पी की जगह हम 20 लिख देंगे तो 200 माइनस 20 बराबर 180 आंसर आएगा। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में श्रम की पूर्ति से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा श्रम की पूर्ति का आशय श्रम के घंटों या दिनों से होता है, न कि श्रमिकों की संख्या से। श्रम की पूर्ति घर परिवार से होती है जहां श्रमिक रहते हैं, अतः श्रमिक श्रम के विक्रेता तथा श्रम के क्रेता होते हैं। चौथा सवाल है संतुलन से क्या आशय है? किस स्थिति में बाजार में संतुलन की अवस्था में कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बाजार की वह स्थिति जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। संतुलन की दशा में मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। पांचवा सवाल है कि बाजार पूर्ति को प्रभावित करने वाले दो तत्व बताइए। तो इसका आंसर होगा पहला वस्तु की कीमत और दूसरा है उत्पादन साधनों की कीमत। छठवां सवाल है एक बाजार पूर्ति वक्र क्यू एस बराबर है 140 प्लस पी तथा संतुलित कीमत पी बराबर 30 रुपये, तो संतुलन मात्रा ज्ञात कीजिए। तो क्यू एस बराबर होगा 140 प्लस पी, जहाँ पी की जगह हम 30 रख देंगे तो संतुलन मात्रा 140 प्लस पी हो जाएगी। तो 140 प्लस 30 बराबर 170 संतुलन मात्रा होगी। क्रम की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर होगा क्रम की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है N0 बराबर Y0 बटा Y0 F, जहाँ N0 फर्मों की संख्या, Y0 कुल पूर्ति की मात्रा और Y0 F है एक फर्म द्वारा पूर्ति की मात्रा। अगला सवाल है कि एक बाजार मांग वक्र स्थिर रहे तथा पूर्ति वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाए तो संतुलन मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा कि जब बाजार पूर्ति वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट होने पर संतुलित कीमत में कमी होती है तथा संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी। नवा सवाल है यदि बाजार मांग वक्र क्यू डी बराबर 200 माइनस पी तथा संतुलित कीमत पी बराबर 10 है तो निर्बाध परिवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में संतुलन मात्रा बताइए। तो संतुलन मात्रा होगी क्यू डी बराबर 200 माइनस पी और 200 माइनस 10 बराबर 190, यानी संतुलन मात्रा यहाँ 190 होगी। 10वां सवाल है यदि बाजार मांग वक्र क्यू डी बराबर 200 माइनस पी तथा बाजार पूर्ति वक्र क्यू एस बराबर 140 प्लस पी हो तो संतुलित कीमत ज्ञात कीजिए। तो संतुलित कीमत वहाँ होती है जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है। तो क्यू डी बराबर क्यू एस दोनों के मान रखेंगे तो पी बराबर 30 आंसर आएगा, यानी संतुलित कीमत 30 होगी। 11वां सवाल है यदि बाजार मांग वक्र बाएं तरफ तब पूर्ति वक्र दाएं तरफ शिफ्ट हो तो संतुलन मात्रा तब पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा यदि बाजार मांग वक्र बाएं तरफ तथा पूर्ति वक्र दाएं तरफ शिफ्ट हो तो संतुलित कीमत में कमी होगी तथा मात्रा में वृद्धि, कमी या अपरिवर्तित रहेगी। 12 सवाल है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का सामान्य वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा कि अन्य बातें समान रहने तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, अतः वह पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएं खरीदने की इच्छा रखता है, जिससे सामान्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है तथा आय कम होने पर इसके विपरीत स्थिति हो जाती है। 13वां सवाल है यदि बाजार मांग वक्र स्थिर रहे तथा बाजार पूर्ति वक्र बाएं तरफ शिफ्ट हो जाए तो संतुलित कीमत तथा मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा यदि बाजार पूर्ति वक्र बाएं तरफ शिफ्ट हो जाए तो संतुलित कीमत में वृद्धि होगी तथा संतुलन मात्रा में कमी आएगी। 14वां सवाल है यदि बाजार मांग वक्र दाएं तरफ तथा पूर्ति वक्र बाएं तरफ शिफ्ट हो जाए तो संतुलित मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा यदि बाजार मांग वक्र दाईं तरफ और पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाए तो संतुलित कीमत में वृद्धि होगी तथा मात्रा में वृद्धि, कमी या अपरिवर्तित रहे हो सकती है। 15वां सवाल है कि श्रम के सीमांत उत्पाद के मूल्य को समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसका गुणा बाजार कीमत से करने पर श्रम के सीमांत उत्पाद मूल्य की गणना की जाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लिए श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य श्रम के सीमांत संप्राप्ति उत्पाद के बराबर होता है। 16 सवाल है कि बाजार में पूर्ति में वृद्धि के कोई दो कारण बताइए। तो पहला है तकनीकी में सुधार और दूसरा है उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी।
17वां सवाल है कि बाजार में पूर्ति में कमी के कोई दो कारण बताइए। तो पहला है उत्पादन लागत में कमी और दूसरा है उत्पादक फर्मों की संख्या में कमी। 18वां सवाल है कि बाजार की मुख्य विशेषताएं या तत्व बताइए। तो इसका आंसर होगा कि बाजार का आशय किसी स्थान विशेष से न होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए हैं। दूसरा है कि बाजार हेतु क्रेताओं और विक्रेताओं में किसी भी माध्यम से संपर्क होना आवश्यक है। और तीसरा है बाजार में वस्तु सेवा या साधन का क्रय विक्रय हो सकता है। 19वां सवाल है यदि बाजार पूर्ति वक्र तथा मांग वक्र दोनों बाईं तरफ शिफ्ट हो जाए तो संतुलन मात्रा और कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा यदि बाजार पूर्ति वक्र तथा मांग वक्र दाईं बाईं तरफ शिफ्ट हो तो संतुलन संतुलन मात्रा में कमी होगी और कीमत में वृद्धि कमी या अपरिवर्तित रह सकती है। 20वां सवाल है श्रम के सीमांत संप्राप्ति उत्पाद को समझाइए। तो इसका आंसर होगा कि श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह सीमांत संप्राप्ति या सीमांत उत्पाद के गुणनफल के बराबर होता है। इसे श्रम का सीमांत उत्पाद कहते हैं जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है। 21वां सवाल है कि एडम स्मिथ के संतुलन की अवधारणा किस मान्यता पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा कि एडम स्मिथ की मान्यता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में परिवर्तन करके संतुलन को स्थापित करता है। 22वां सवाल है कि यदि बाजार मांग और पूर्ति वक्र दोनों दाईं तरफ शिफ्ट हो तो संतुलन मात्रा तथा कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा यदि बाजार मांग तथा पूर्ति दोनों दाईं तरफ शिफ्ट हो तो संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी तथा कीमत में वृद्धि कमी या अपरिवर्तित हो सकती है। 23वां सवाल है कि उपभोक्ता की आय परिवर्तन का निम्न स्तरीय वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है यदि हम निम्न स्तरीय या घटिया वस्तुओं के बारे में विचार करें तो आय में कमी होने से घटिया वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है जिससे इसकी कीमत में वृद्धि होने लगती है तथा आय में वृद्धि होने से घटिया वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है जिससे उनकी कीमत घटने लगती है। 24वां सवाल है कि माना कि एक वस्तु की निम्नलिखित मांग और पूर्ति फलन है। QD बराबर है 100 माइनस 20P और QS बराबर है -5 प्लस 15P। तो संतुलन कीमत तथा मात्रा ज्ञात कीजिए। तो संतुलित कीमत के लिए मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। QD बराबर QS और QD और QS का मान रखने पर हम संतुलित कीमत 3 रुपये प्रति इकाई प्राप्त करेंगे। इस कीमत को मांग और पूर्ति समीकरणों में रखकर संतुलन मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो संतुलित मात्रा प्राप्त होगी हमें 40 प्रति इकाई। 25वां सवाल है कि एक रेखा चित्र द्वारा श्रम की पूर्ति को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में स्पष्ट कीजिए। तो ये रेखा चित्र दे रखा है। ओ अक्ष पर कार्य के घंटे तथा ओ वाई पर श्रम की मजदूरी दे रखी है। रेखा चित्र में एस एस श्रम का पूर्ति वक्र है। तो ई बिंदु के बाद पीछे बाएं पीछे की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जब श्रमिक की मजदूरी OW थी तब वह OL घंटे कार्य कर रहा था, लेकिन जब मजदूरी में वृद्धि होकर OW1 हो गई तो वह आय प्रभाव के कारण अधिक आराम करने लगा और कार्य के घंटे कम होकर OL1 हो गए। अगला सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित कीमत को एक रेखा चित्र द्वारा समझाइए। यानी संतुलित कीमत वहाँ होती है जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है और नियंत्रित कीमत संतुलित कीमत से कम होती है। यानी रेखा चित्र में OP1 संतुलित कीमत OP तो संतुलित कीमत है तथा OP1 नियंत्रित कीमत है। जब हम कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है तो जब बाजार कीमत संतुलित कीमत से कम हो जाती है तो बाजार में वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जब बाजार पूर्ति बाजार मांग की तुलना में कम हो जाती है तो यह अधिमांग की स्थिति कहलाती है। तो रेखा चित्र में जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वह ए बिंदु है जहाँ पर कीमत OP निर्धारित होती है। जब कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है तो उस स्थिति में अधिमांग की स्थिति होती है। यानी मांग
पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। तो यहाँ अधिमांग की स्थिति है रेखा चित्र में 20C के बराबर। 28वां सवाल है कि जब हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है? तो इसका आंसर होगा जब बाजार कीमत संतुलित कीमत से अधिक हो जाती है। तो उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा की मांग करते हैं, जिससे मांग की अपेक्षा पूर्ति की मात्रा अधिक हो जाती है। तो यही स्थिति अधिपूर्ति की स्थिति कहलाती है। तो रेखा चित्र में जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं वो ए बिंदु है, जहाँ पर संतुलित कीमत OP है। जब संतुलित कीमत से अधिक कीमत हो गई OP1, तो उस स्थिति में मांग कम हो जाती है और पूर्ति बढ़ जाती है। तो रेखा चित्र में 20C के बराबर अधिपूर्ति है। 29वां सवाल है कि माना कि एक वस्तु के लिए मांग और पूर्ति फलन है। QD बराबर है 200 QD बराबर है 100 माइनस 20P और QS है -5 प्लस 15P। तो हम संतुलित कीमत और मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करेंगे, तो संतुलित कीमत तो 3 होगी और संतुलित मात्रा 40 होगी। 30वां सवाल है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है? तो इसका आंसर होगा कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। लाभ अधिकतम करता होने के कारण फर्म सदा उस बिंदु तक श्रम का उपयोग करेगी जिस पर श्रम की अंतिम इकाई उपयोग की अतिरिक्त लागत उस इकाई से प्राप्त अतिरिक्त लागत के बराबर है। तो श्रम की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग में लाने की अतिरिक्त लागत मजदूरी दर W है। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा अतिरिक्त निर्गत उत्पादन उसका सीमांत उत्पाद तथा प्रत्येक अतिरिक्त इकाई निर्गत के विक्रय से प्राप्त अतिरिक्त आय फर्म की उस इकाई से प्राप्त सीमांत संप्राप्ति है। अतः श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत उत्पादन के गुणनफल के बराबर है। इसे श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। अतः फर्म उस बिंदु तक श्रम का उपयोग में लाती है जहां W बराबर श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद हो। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा की है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इस पाठ के जो दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न है उनके बारे में। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि कॉफी की कीमत में परिवर्तन चाय की संतुलित कीमत को किस प्रकार प्रभावित करेगा? एक आरेख द्वारा संतुलन मात्रा को पर प्रभाव को समझाइए। तो वे वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि चाय और कॉफी का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है और ये दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि होगी तो कॉफी की मांग कम हो जाएगी तथा चाय की संतुलन मांग और कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो कॉफी की कीमत तय होने पर इसके विपरीत स्थिति हो जाएगी। ये रेखा चित्र दे रखा है। O अक्ष पर चाय की मात्रा तथा OY पर कॉफी की कीमत को दर्शाया गया है। जब कॉफी की कीमत बढ़कर P1 हो जाती है तो चाय की कीमत घटकर Q1 हो जाती है। जब कॉफी की कीमत कम होकर P2 हो जाती है तो चाय की मांग कम होकर Q2 हो जाएगी। यानी कॉफी की कीमत बढ़कर P1 हो गई तो उस स्थिति में चाय की जो मात्रा है, यहाँ कीमत दे रखी है, चाय की जो मात्रा है वो बढ़कर Q1 हो जाती है। दूसरा सवाल है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा श्रम बाजार में मजदूरी दर किस प्रकार निर्धारित होती है? तो इसका आंसर होगा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा श्रम बाजार में मजदूरी की दर श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति के शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। रेखा चित्र में DL श्रम का मांग वक्र है जो ऋणात्मक ढाल अथवा नीचे की तरफ ढाल वाला वक्र है, जबकि SL श्रम का पूर्ति वक्र है जो कि धनात्मक ढाल या ऊपर की तरफ ढाल वाला वक्र है। जहाँ पर DL तथा SL दोनों वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर मजदूरी दर का निर्धारण होता है। रेखा चित्र में बाजार में ई पर संतुलन है, जहाँ पर DL
डीएल वक्र एसएल वक्र को ई बिंदु पर काटता है जहां मजदूरी OW निर्धारित होती है और मात्रा श्रम की OL निर्धारित होती है। अगला सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में श्रम बाजार में श्रम के मांग वक्र की आकृति कैसी होती है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में श्रम बाजार में श्रम का मांग वक्र एक नीचे की ढाल वाला या ऋणात्मक ढाल वाला वक्र होता है, जो कि रेखा चित्र में दर्शाया गया है। चौथा सवाल है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में श्रम का पूर्ति वक्र की आकृति रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में श्रम बाजार में पूर्ति वक्र की आकृति ऊपर की ओर ढाल वाले तथा धनात्मक ढाल वाले वक्र के समान होती है। अगला सवाल है कि एक श्रम बाजार में मजदूरी दर में वृद्धि हो जाए तो श्रम की मांग तथा पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए, ये स्पष्ट कीजिए। तो यदि श्रम बाजार में मजदूरी दर में वृद्धि हो जाती है तो इससे बाजार में अधिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। रेखा चित्र में ए बी अधिपूर्ति की स्थिति को दर्शाता है। छठवां सवाल है कि पूर्ति तथा मांग वक्र का प्रयोग करते हुए जूतों की कीमतों में वृद्धि तथा खरीदी तथा बेची जाने वाली मौजों की जोड़ों की कीमतों को संख्या को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसका आंसर जानेंगे कि जूते तथा मोजे परस्पर पूरक वस्तुएं हैं। यदि जूतों की मांग बढ़ेगी तो मोजों की मांग भी बढ़ेगी और जूतों की मांग घटेगी तो मोजों की मांग भी घटेगी। यदि जूतों की कीमत में वृद्धि होती है तो जूतों की मांग घट जाती है और बढ़ी हुई कीमत पर लोग जूते कम खरीदेंगे, तो इसके फलस्वरूप मोजों की मांग भी कम हो जाएगी तथा मोजों का मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके फलस्वरूप मोजों की कीमत में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार रेखा चित्र दे रखा है। अगला सवाल है कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट तथा संतुलित कीमत पर प्रभाव को एक रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है बाजार संतुलन के, तो उसको देखकर आप उसको अच्छे से समझ सकते हो इस प्रश्न को। अगला सवाल है कि बाजार संतुलन को स्पष्ट कीजिए। पूर्ति वक्र के दाईं ओर तथा मांग वक्र के बाईं ओर एक साथ शिफ्ट होने पर संतुलित कीमत तथा मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का भी मैंने बाजार संतुलन वाला जो चैप्टर है उससे संबंधित वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन वीडियो को देखकर इनके परिवर्तनों को आसानी से समझ सकते हो। दूसरा सवाल है कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट होने पर संतुलन कीमत तथा मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाजार संतुलन वाले टॉपिक को ओपन करके इसके बारे में जितने भी वीडियो है इस पाठ से संबंधित वो सब आसानी से समझ सकते हो। अगला सवाल है कि उच्चतम निर्धारित कीमत की व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से कीजिए। या कीमत नियंत्रण तथा राशनिंग की मांग और पूर्ति का प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न का आंसर होगा कीमत नियंत्रण से अभिप्राय सरकार द्वारा किन्हीं विशेष वस्तुओं की अधिकतम कीमत निर्धारित करने से है। वर्तमान में भारत सरकार ने डीजल, केरोसिन, चीनी, कुकिंग गैस आदि वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण की नीति को लागू किया हुआ है। तो रेखा चित्र में दर्शाया गया भी है कि उच्चतम निर्धारित कीमत हमेशा जो संतुलित कीमत होती है उसकी अपेक्षा कम होती है। तो रेखा चित्र में ओपी संतुलित कीमत है तथा OP1 उच्चतम निर्धारित कीमत है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हमने चर्चा की है। बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हमने जाना और समझा है, और इस पाठ के मैंने वीडियो भी बना रखे है, तो आप उन वीडियो को देखकर जो दीर्घ लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न है उनको आप आसानी से समझ सकते हो। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।